बच्चों, कॉमर्स दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस सर्विस के बारे में। बिजनेस सर्विस 11th का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको कवर करा दूं तो आपका पेपर आसानी से जा सकता है। सबसे पहले इसमें बैंकिंग के बारे में, क्योंकि जब भी सर्विस की बात होगी तो बैंकिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। हम बोलते हैं भैया सर्विस इंडस्ट्री में बैंक एक ऐसा है जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। देखिए, गुड्स को जो बेचते हैं वो गुड्स वाले बेचने वाले जितने भी तो आप प्रोडक्ट आपको दिखते हैं, आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये खरीद सकते हैं, ये गुड्स है। लेकिन सर्विस की मैंने आपको ये दिया, बोला 10 रुपए ले लीजिए, 10 रुपए में ये कैलसी आप 1 घंटे यूज करिए और 1 घंटे बाद मुझे वापस करिए। ठीक है, तो अब ये गुड्स आप इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मतलब तोड़ फोड़ नहीं सकते। आप बस उसको यूज करिए और मुझे दीजिए, राइट। तो ऐसे ही सर्विस इंडस्ट्रीज को हम देख रहे हैं कि सर्विस इंडस्ट्रीज जो आपको सर्विस बस दे रहे हैं। तो बैंक एक सर्विस देने का काम करता है, जहां पर वो क्या काम करता है, आपके डिपॉजिट्स, मतलब आप जो पैसे लाकर देते हैं वो जमा करता है, आपको लोन देता है, आप जब मांगते हैं तो रीपे करता है। इसके अलावा कुछ और भी सर्विसेज देता है कि वो आपको चेक वाली सर्विस देता है, एटीएम वाली सर्विस देता है, इंटरनेट बैंकिंग देता है। तो ऐसी सारी चीजें जो आप मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे आरबीआई एंड ऑल सारी चीजें जो ये आप देखेंगे बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो कवर है वो कैसे काम करता है, आप उसको रेट करके आंसर लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है भैया, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, कितने टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं। तो ये बोलते हैं भैया, देखिए पहला सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट जहां पर नॉर्मली जनरल पब्लिक अपना पैसा रखती है, हम जैसे लोग, आप लोग, सैलरी वाले लोग सब सेविंग अकाउंट चलते हैं। सेविंग अकाउंट के क्या फायदे हैं? फायदे ये है कि भाई आपके पास एक अकाउंट है, बैंक में आपने जमा किया। अब बैंक में जो पैसे जमा है कभी भी आपको एटीएम के थ्रू यूज कर सकते हो, निकाल सकते हो, चोरी नहीं होगा, अंदर रखा है, नोट वोट कैरी करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सारे ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। सेविंग के फायदे हैं। लेकिन नुकसान क्या है? इनकी लिमिट होती है। लिमिट होती है मतलब कि अगर आप बोलते हुए बैंक की, आप अगर एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो, तो अभी तो हालांकि आजकल आप ऑनलाइन पे करने लगे तो ये सब चीजें कम हो गई, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो जब वो विड्रॉ करते हैं पैसे, तो होता क्या है कि जब भी वो विड्रॉ करेंगे तो पैसा निकालते हैं तो उसका एक ट्रांजेक्शन नोट होता है कि बैंक बोलता है कि भैया हम देख रहे हैं कि आप कितनी बार निकाल रहे हो, है ना। तो अगर आपकी एक लिमिट से ऊपर चला जाएगा तो आपके वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगा देंगे, मतलब कुछ ना कुछ पैसे उसमें लगने चालू हो जाएंगे। तो 5-6 ट्रांजेक्शन फ्री दिए, उसके बाद आपको पैसे लगने लगे। इसीलिए लोग सेविंग अकाउंट से थोड़ा दूर रहते हैं। कि अगर वो बिजनेसमैन है तो उनको दूर रहना ही चाहिए, क्योंकि भाई अगर मान लो आप रोज रोज का ट्रांजेक्शन है, डेली आपको कुछ ना कुछ ऊपर नीचे पैसा निकालना रखना, निकालना रखना करना है, तो आप करेंट अकाउंट खुलवाइए, ये दूसरा तरीका है। तो अगर आपने सेविंग खोला है तो सेविंग सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए, जब आप मतलब पैसा बार बार निकालना निकालना नहीं करते। लेकिन अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए करेंट अकाउंट ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप करेंट अकाउंट में क्या कर रहे हैं कि बार बार पैसे की ऊपर नीचे करो तो ट्रांजेक्शन का कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगती। और तो और करंट अकाउंट वालों को बिजनेस लोन वगैरह आसानी से मिल जाता है। फिर एक होता है एफडी, ये तीसरा तरीका कि एफडी क्या बोलता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जहां पर आप क्या करते हैं, अपने बैंक को बोलते हैं ये पैसा मेरा फिक्स कर दीजिए 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, ताकि मैं बाद में इसके इंटरेस्ट के साथ आप मुझे लौटाइएगा तो मुझे इसको इसमें फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे टाइप की एफडीज होती हैं। फिर आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब कि वही उनके लिए होता है जो क्या कर रहे हैं, पैसा उनके हाथ में आता तो है लेकिन वो सेव नहीं कर पाते, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनके शौक बहुत है, उठ पटांग चीजों में पैसे खर्च कर देते हैं। तो वो सोचते हैं भैया एक काम करते हैं, सैलरी आएगी, 50,000 रुपये मान लो सैलरी आई, और रिकरिंग खोल के रखा है तो 20,000 रुपये कट के अपने आप उसमें चले जाएंगे, 30,000 रुपये बचेंगे, उसी में महीना चलाओ, 20,000 तुम्हारे जमा हो गए। वो तुम्हें इंटरेस्ट भी देगा और बैंक एक टाइम पर वो आपको लौटा भी देगा। आप चाहें तो उसको कभी भी तोड़ के निकाल सकते हैं बाहर, पैसा पूरा आपका मिल जाएगा क्योंकि आप ही का पैसा है। लेकिन रिकरिंग का फायदा ये है कि आपकी सेविंग की हैबिट अच्छी डेवलप हो जाती है। फिर आता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ये एफडी का मिक्स है। अगर आप मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, आपके पास पैसा तो आता है, लेकिन आप पूरा पैसा जब भी बिजनेस से कमाते हो तो वो आप यूज कर लेते हो, खत्म कर देते हो। तो आपने क्या किया, आपने बैंक को बोल दिया कि देखिए मेरे को 1 लाख की जरूरत है, इसके अलावा जितना मेरे बिजनेस में आता है, तो आप जितना 1 लाख से एक्सेस अमाउंट होगा वो काट के क्या कर दीजिएगा, एफडी कर दीजिएगा। बदले में वो अच्छा रिटर्न मिलेगा और वो एफडी आपकी सेफ रहेगी। तो ये है 5 तरीके जो बैंक अकाउंट बताता है। ये आप प्लीज पढ़ के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। इन सब के बारे में डिटेल वीडियो भी होंगे, लेकिन अभी आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। आगे बोलता हूँ बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस आपको क्या क्या देता है, बैंक आपको सर्विस देता है भैया, ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट वगैरह, मतलब कि अगर आप डीडी वगैरह बनवा रहे हैं, मतलब एक जगह पे करने जा रहे हो तो उसने बोला कि भैया यहाँ पर कैश पे नहीं होगा, आपको डीडी बना कर देना होगा। तो आप बैंक जाइए, अपने बैंक को बोलिए कि भैया ये लीजिए कैश, और आप मुझे डीडी बना के दे, और वो आप जाकर जमा कर दीजिए। तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी या कुछ भी जगह पे पैसे देना चाहते हो तो आपके पैसे डायरेक्ट उसी के खाते में जाएंगे जिसके नाम पर आपने डीडी बनवाई है। कोई भी इसमें बीच में लोग चोरी नहीं कर सकते।
चेक भी बिल्कुल वैसा ही है, आप चेक बुक अपने बैंक से इशू करवाइए, कभी भी किसी को पेमेंट करनी है चेक पे साइन करिए और उन्हें दे दीजिए, आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। आपको कैश लेकर नहीं घूमना, चेक लेकर घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। चेक बुक आपसे कोई जबरदस्ती साइन नहीं करवा सकता, अगर करवाता भी है तो आप बैंक को इत्तला करके उस चेक को कैंसिल करवा सकते हैं। अब आते हैं आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये आरटीजीएस एक बहुत फास्ट तरीका है, बिजनेसमैन आजकल ज्यादातर यूज करते हैं। ये 2 लाख के ऊपर होना चाहिए इसका अमाउंट, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये बैंक के पास जाइए, बैंक को बोलिए कि भैया ये ज्यादातर लोग जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बहुत बड़े ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं वो बैंक जाते हैं आरटीजीएस ही करते हैं। आरटीजीएस तुरंत होता है, बिल्कुल फास्ट। मतलब कि आप जाइए और बैंक को बोलिए फॉर्म भरिए, अपना अकाउंट जो भी आपका वो आता है, चेक होगा आपका, चेक बुक होगी, आप उसमें आपको एक चेक फाड़ कर देना है और वहां पर आपकी सारी प्रोसेस हो जाएगी, आप सामने वाले के अकाउंट में तुरंत पैसे भेज सकते हैं, करोड़ों रुपए कुछ सेकंड में। फिर आता है एक एनईएफटी। एनईएफटी भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ही कहलाता है, मतलब ये भी एक तरीका यही है कि पैसे ट्रांसफर करने का। लेकिन एनईएफटी ना आरटीजीएस से थोड़ा सा लेट चलता है। दिक्कत दोनों में देखो, आरटीजीएस जो होता है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करता है, मतलब कि अभी आपने ऑर्डर लगाया तो आपका अभी पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन एनईएफटी का नाम ही जो है ये नेट बेसिस पे बना। नेट बेसिस मतलब कि पहले आज दिन भर में जितने ट्रांजेक्शन लगे हुए हैं पहले वो होंगे, बाद में आपका होगा। डेट मीन्स कि थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कुछ लोग अगर तुरंत पैसा भेजना चाहते हैं तो आरटीजीएस करते हैं, थोड़ा टाइम अगर वो यूज कर सकते हैं तो एनईएफटी के थ्रू जा सकते हैं। लास्ट होता है इसके बाद अगर आप ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट की बात करते हैं तो ओवरड्राफ्ट को बता दूं, अगर आपके बैंक में पैसे कम है और आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, बैंक के साथ अच्छा रिलेशन है, आपका रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए 5 लाख रुपए आपके पास है और आपको पेमेंट करनी है पार्टी को 6 लाख रुपए, तो आप उसको क्या करिए 6 लाख का चेक दे दीजिए, तो आपका वो चेक बाउंस नहीं होगा। ये क्या करेंगे, आपके बैंक की तरफ से ये आपको वो पैसा पे कर देंगे और बाद में आपको वो बोलेंगे कि भैया आपका ड्यू दिखा रहा है, बैंक आपसे विद इंटरेस्ट आपसे बाद में पैसा ले लेगी। सपोज करिए कि आपके पैसे गए तो उसमें 6 लाख तो चले गए लेकिन आपके अकाउंट में तो 5 थे, तो अब माइनस में आपका अकाउंट दिखेगा कि -1 लाख। अब आप आके पैसे भरिए 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। ओवरड्राफ्ट तो समझ गए। तो कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट बेटा एक तरीके का लोन है। अगर आपके पास शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स रखे हुए हैं तो आप जाइए बैंक को बोलिए कि भैया आप ये रख लीजिए, इसके बदले में मुझे कैश दे दीजिए। दोनों में अंतर क्या है? ओवरड्राफ्ट आप किसी की पेमेंट पे यूज करते हो, किसी को पे कर रहे हो तब, और लेकिन कैश क्रेडिट जब आपको खुद को लोन चाहिए तो आपने कुछ सिक्योरिटीज अपनी रखी और बैंक से पैसा ले लिया। अगर आपके पास शेयर्स है, कुछ खरीद के रखे हुए हैं, तो आ जाइए सरेंडर कर दीजिए और उससे क्या कर लीजिए, लोन ले लीजिए। तो कुछ जो भी उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका निकलता है वो बैंक अपना कम ज्यादा करके आपको लोन दे देती है। चलिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बता देता हूं, जो है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या ई बैंकिंग होने की वजह से आपको फायदे क्या। देखिए एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब आप मन से लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद आएगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंश्योरेंस में आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा पूछे थे। इंश्योरेंस में आपको ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस वो चीज है जब आप क्या करते हैं, किसी चीज जो चीज अनसर्टेन है, पता नहीं है कब भी कुछ भी हो सकता है, उसको प्रोटेक्शन लेने के लिए, उसके रिस्क को कम करने के लिए, उस पर लगे हुए कैपिटल को बचाने के लिए आप इंश्योरेंस लेते हो। इंश्योरेंस आपका सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर कर रहा है। तो अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होंगे, इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे इन्होंने, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बोलता है कि भैया अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप ले रहे हैं और कंपनी जो आपको इंश्योरेंस दे रही है, इन दोनों को कुछ प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत फॉलो करने चाहिए। क्या सिद्धांत फॉलो करेंगे ये बताता हूं। ऑलमोस्ट गुड फेथ, मतलब कि हमेशा गुड फेथ पे ही कॉन्ट्रैक्ट करिए। कॉन्ट्रैक्ट जो आप साइन कर रहे हैं, सपोज करिए किसी को अगर हार्ट डिजीज है और वो बता नहीं रहा है इंश्योरेंस कंपनी को और चुपचाप जाकर बोलता नहीं नहीं मुझे कुछ कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, मुझे इंश्योरेंस दे दो, तो ये गलत है। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि भैया आप गुड फेथ पे इंश्योरेंस लीजिए, मतलब आप डिस्क्लोज करिए अपने सारे मटेरियल फैक्ट्स जो उससे रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे तो आप बताइए कि आपको हार्ट डिजीज पहले से। ऐसे करके आप इंश्योरेंस कंपनी को चीट मत करिए। फिर आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका मालिक है, उसी को पैसे मिलने चाहिए। कोई और उसके बिहाफ में जाकर कंपनसेशन पे नहीं करवा लेगा कि भैया मुझे पैसे दो, मैं लेकर जाऊंगा। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे घर में आग लगती है, तुम्हारे घर का जो रेंट का जो भी, अगर आपको कुछ ऐसा रिस्क हुआ है जिसमें आप लग रहा है कि लॉस हुआ है, आपने इंश्योरेंस करा रखा था, चाहे वो रेंट का हो चाहे फायर इंश्योरेंस कुछ भी, तो आपका पड़ोसी जाके उसको क्लेम नहीं ले सकता, आप ही लोगे, आप ही उसके ओनर हो, ठीक है, तो आपको ही जाना होगा, या फिर लीगल हायर जो भी है। इंडेमनिटी, इम्यूनिटी बोलता है भैया कि भैया एक लिमिट तक का अमाउंट ही आपको सेंक्शन होता है। आप जितने के इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस सपोज करो कि आपने घर के लिए लिया 5 लाख का, अब आपके घर में आग लगी और आपके यहाँ 10 लाख की चीजें बिक गई, जल गई, तो जब जैसे ही वो 10 लाख की चीज जली तो आप उससे 10 लाख रुपए नहीं ले सकते, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कितने का लिया था, 5 लाख का। प्रीमियम कितने का भरा है, कितने में भरा है, 5 लाख के हिसाब से।
तो ये बोलता है भाई हम उतने ही देंगे। अगर आप लिमिट से कम हो, सपोज करो आपके घर में आग लगी और आपका 1 लाख का ही माल जला, और जब उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने एजेंट को भेजा और सब चेक वेक कराया तो बोला भैया 1 ही लाख का माल जला, तो हम आपको 1 ही लाख देंगे, 5 लाख नहीं देंगे। ये है इंडेमनिटी, जितना खर्चा होगा उतना ही पैसा पे करना। इंडेमनिटी एक कॉन्सेप्ट में नहीं लगता, इस बात को याद रखिएगा लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि आप किसी की लाइफ के इंश्योरेंस के में अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस लिया तो और उसको डेथ हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आपको पूरे पैसे ही देने पड़ेंगे। इंश्योरेंस कंपनी वहां ये नहीं बता दे सकती कि भैया किसी के डेथ होने से एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, ये एक्चुअल लॉस कॉन्सेप्ट लाइफ के साथ नहीं चलता। ठीक है। प्रोक्सीमेट क्लॉज, जितने क्लॉजेस दिए गए हैं, जिस जिस वजह से दिए गए हैं, जो बातें कवर करेंगे वो आपको ध्यान रखना होगा। सपोज करिए कि इन्होंने एक मरीन इंश्योरेंस का एक एग्जांपल दिया था कि मरीन में अगर आप गुड्स वगैरह कैरी कर रहे हैं तो आपके गुड्स को एक लेवल तक पैकिंग की रिक्वायरमेंट है, आप उस लेवल तक उसको पैक करके दीजिए। अगर वो स्टैंडर्ड पैकिंग में ही नहीं आती और आपने भेज दिया और वो पानी की सीत और उससे खराब होता है, तो भाई वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे नहीं देगी। आप प्लीज, इसीलिए बोला जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़िए इंश्योरेंस में, जो आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, या अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो पूछिए। तो ये सब चीजें जरूरी है ताकि आपकी जो चीजें कवर है उसी का पैसा मिलेगा, अदर देन नहीं। सब्रोगेशन बोलता है कि भैया सब्जेक्ट मैटर जिस भी चीज के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है और वो अगर एक चीज आपके पास से चोरी हो गई, ये एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, एक चोर ने एक कार चुराई, आपकी गाड़ी चोरी हुई, आपने इंश्योरेंस जाकर ले लिया और बोला पैसे तो मिल गए, चलो ठीक है, गाड़ी नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन थोड़े दिन बाद आपको गाड़ी भी मिल गई, तो अब वो गाड़ी आपकी नहीं है, क्योंकि अब उसका ओनर कौन बन चुका है, कंपनी, जिसने इंश्योरेंस का पैसा पे किया, इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि इंश्योरेंस से तुमने क्या कर दिया, क्लेम ले लिया, अब गाड़ी भी रख ली, ये तो गलत बात है। अगर अगली बार आप पकड़ेंगे तो आप चोर ही कहलाओगे, क्योंकि आपने कंपनी को चीट किया। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी सरेंडर कर दो या पैसे सरेंडर कर दो, क्योंकि आपने उसका क्लेम ले लिया था। फिर आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बोलते हैं कि अगर आप एक कंपनी, आपने बोला नेशनल इंश्योरेंस से भी इंश्योरेंस ले लिया, मैग्मा से भी इंश्योरेंस ले लिया, दो अलग अलग कंपनी है, अगर दोनों से आपने इंश्योरेंस ले लिया एक ही चीज के लिए, तो ये मत सोचना कि दोनों जन आपको ज्यादा पैसे दे देंगे। ये कहने का मतलब कि अगर आपकी 5 लाख की गाड़ी है और आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लाइव क्या कहते हैं नेशनल इंश्योरेंस से लिया और 5 लाख का फिर मैग्मा इंश्योरेंस से भी ले लिया, तो इस हिसाब से तुम्हारी गाड़ी चोरी होगी तो क्या तुमको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे? अगर ऐसे हो तो जमाने के सारे लोग यही नहीं करते। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों इंश्योरेंस कंपनी क्या करेंगी, ये शेयर कर लेंगे रिस्क। वो बोलेंगे भैया जो गाड़ी का नंबर और होता है उससे वो पता लगा लेंगे कि भैया ये इन्होंने यहाँ से इंश्योरेंस लिया था और दूसरी कंपनी बोलेगी इनसे भी इंश्योरेंस लिया था, तो वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस इंश्योरेंस को शेयर कर लेंगे। मतलब 5 लाख का अगर तुम्हें क्लेम देना होगा तो 2.5 लाख नेशनल इंश्योरेंस देगी और 2.5 लाख मैग्मा फाइनेंस देगी। कुल मिला के तुमको 5 ही लाख मिलेंगे। मतलब वैल्यू से ज्यादा की चीज थोड़ी ना मिल जाएगी। फिर मिटिगेशन। मिटिगेशन बोलते हैं भैया रीजनेबल स्टेप भी लीजिए। ऐसा ना हो कि आपने इंश्योरेंस तो करवाया और अब आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ गए। जैसे पेट्रोल पंप में बोला कि भैया आपने फायर इंश्योरेंस लेके रखा है, कि आपका एक पेट्रोल पंप था, फायर इंश्योरेंस है, लेकिन अब आपने ध्यान ही नहीं दिया, लोग वहीं पर बैठे हुए वहीं सिगरेट पी रहे हैं, वहीं आग जला के बैठे ठंड का मजे ले रहे हैं। तो भाई साहब ऐसा नहीं होगा, आपको वहां पर ये रूल बनाने होंगे, वहां पर कुछ फायर एक्सटेंशन डिवाइस लगवाने होंगे। सब कुछ आप करिए जो रीजनेबल स्टेप आप ले सकते हैं। ये है मिटिगेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आपको बोलता है कि भैया आप ध्यान भी रखिए कि आपने इंश्योरेंस लिया तो ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया उसको। ठीक है। फिर लाइफ इंश्योरेंस को मैंने बताया, लाइफ इंश्योरेंस अलग अलग टाइप के। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोर्समेंट मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ, ज्वाइंट मतलब लोगों के साथ मिलकर, पार्टनर्स या फैमिलीज के साथ मिलकर करवाएं, एनुटी मतलब साल भर के हिसाब से, और चिल्ड्रंस मतलब कि बच्चों के लिए अगर आप कोई कर रहे हैं इंश्योरेंस उसके लिए। हेल्थ इंश्योरेंस अलग कवर करता है। कभी लोग बच्चे लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ को ना एक सा मानते हैं, दोनों एक नहीं है बेटा। हेल्थ इंश्योरेंस जो आप मेडिकल पे जो खर्चा हो रहा है, मतलब आपका अगर आप एडमिट हो गए उसके बाद से जो होने वाले खर्चे हैं वो सारे खर्चे कौन कर रहा है? बेयर इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप लाइफ की बात करते हो कि आप मर गए तो आपको पे किया गया है, आपकी फैमिली को पे किया गया है, सॉरी, तो आपकी फैमिली को जो पे किया गया है वो आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। फायर इंश्योरेंस तो आप समझ ही गए होंगे कि भैया जो भी आप, ये साल भर के लिए वैलिड होता है। ऐसा बोला जाता है कि जैसे अब साल भर के लिए मैंने अपने यहाँ का घर का फायर इंश्योरेंस लिया, अपने ऑफिस का फायर इंश्योरेंस लिया, साल भर का प्रीमियम मेरा 10,000 रुपये था, मैंने 10,000 दिया, क्लेम कितना मिल रहा है मुझे? 5 लाख तक मिलेगा। अब जितना मैं प्रीमियम बढ़ाऊंगा उसके हिसाब से मेरा क्लेम जो है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ अगर आग लगी नहीं तो भूल जाओ, 5 लाख कुछ नहीं मिलने वाले। और 10,000 जो प्रीमियम दिए है वो क्या है? वो तो गए, कि एक साल के लिए था, अगले साल आप फिर से इंश्योरेंस लीजिए। मरीन इंश्योरेंस, ये पूरे पूरे समुद्र में जाते हुए जहाज कभी भी डूब जाते हैं भाई, तो उनके लिए अब मरीन इंश्योरेंस जरूरी होता है कि मरीन का इंश्योरेंस हो जाएगा, कम से कम उनको जो मरीन का लॉस है वो तो कवर होगा। इसमें शिप, कार्गो और फ्लाइट दोनों कवर, तीन चीजें कवर होती हैं। शिप भी, जो बड़े बड़े हल्के, उसको इंश्योरेंस बोला गया कि बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं जो कार्गोज जो लेकर जा रहे हैं गुड्स, उनको कवर किया गया। इवन भाड़े को भी बोला जा रहा है। ठीक है।
पोस्टल सर्विस नॉर्मल है। पोस्टल सर्विस आपको ये जितनी भी चीजें पोस्टल सर्विस के अंदर आपको पोस्ट ऑफिस की बात की गई है, क्योंकि वो पोस्टल सर्विस के अंदर ये मत सोचिएगा सिर्फ उनका काम लेटर भेजना लेटर लाना, उसके अलावा बहुत सारे फाइनेंस एंड ऑल सारी चीजें। तो फिर पार्सल स्पीड पोस्ट की आप मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टेलीकॉम सर्विस के अंदर सारी वो चीजें कवर होंगी जो आप डीटीएच देखते हैं, आप मोबाइल देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, सब कुछ ये सेलुलर के अंदर चली जाएगी। तो ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के अंदर कवर होती है। तो आप इसके बारे में 3-4 चीजें याद करके जाइए ताकि आंसर लिखने में थोड़ा अच्छा रहे। पॉइंट्स में ज्यादा लिखिएगा, आंसर 4 5 6 पॉइंट हमेशा लिखिए ताकि आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।